नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की मैप की सीरीज में आपका स्वागत है। मैप की सीरीज में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों की। तो मध्य प्रदेश की नदियों में कौन कौन से सवाल बनते हैं, किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है, इन सब की बातें हम करने वाले हैं और सारे इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं शिवेन पांडे। नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में, जिसमें आज का हमारा जो शीर्षक है, जो टाइटल है, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र है। अब अपवाह तंत्र की बात होती है, मतलब एक बड़े तंत्र की बात हो रही है। अपवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 6 नदियों का अपवाह तंत्र है। यहाँ पर तूफानी बातें नहीं की जाती, केवल सरल और सिंपल बातें की जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में कुछ किताबों में लिखा मिलता है कि 5 नदियों का अपवाह तंत्र है, लेकिन आपको उत्तर 6 लगाना है। और 6वां अपवाह तंत्र है वह महानदी का अपवाह तंत्र है। सबके बारे में हम जानेंगे, आप धैर्य से पढ़िए और सुनिए। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिवेन पांडे हूँ। नमस्ते गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम पूरी कहानी को शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 नदियों का अपवाह तंत्र है, यानी 6 नदियों का क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। अब सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो मध्य प्रदेश का है वो गंगा नदी का है। अब गंगा नदी मध्य प्रदेश में नहीं निकलती, ना तो मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन गंगा का जो अपवाह तंत्र है, यानी गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। और जो सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम है वो है महानदी का। और महानदी का कई किताबों में डाटा भी नहीं मिलता। तो हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखिए, गंगा एक बड़ी नदी है या नहीं? क्लियर है, गंगा एक बड़ी नदी है, हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक। अब एक बड़ी नदी में जब कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, तो उस मुख्य नदी का क्या बन जाता है, एक बड़ा जाल बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। ये मान लीजिए कि यदि गंगा बह रही है, मान लीजिए ये गंगा है, अब इसमें यमुना भी आकर मिल गई, इसमें टोंस भी आकर मिल गई, इसमें आपकी सोन भी आकर मिल गई, इधर से गंडक, ये समस्त नदियां जो सहायक हैं सब के सब आके मिल गई। अर्थात गंगा जो एक मुख्य नदी थी उसमें आकर बहुत सारी नदियां मिल गई। अब जो इधर से क्या आई हैं आपकी और नदियां आई हैं, यमुना आई है, तो यमुना में जाके चंबल मिल गई, चंबल की कुछ सहायक नदियां हो गई, जैसे छिप्रा वगैरह हो गई, चंबल में मिल गई, है ना। इधर से जाके सिंध मिल गई, बेतवा मिल गई। तो क्या है, ये नदियां मिली यमुना में और यमुना मिली गंगा में। तो और गंगा का पानी पूरा का पूरा किसमें चला गया, समुद्र में चला गया। ठीक। तो अब कुल मिला के ये कहेंगे कि जब एक मुख्य नदी का पानी समुद्र में जाता है, जब एक मुख्य नदी का पानी समुद्र में जाता है, तो वो उसे हम मुख्य नदी ही मानते रहते हैं। या फिर साधारण भाषा में ये कहें, क्योंकि तूफानी बातें आपका भाई नहीं करता, तो वो नदी जिसका पानी सीधे बह के समुद्र में जाता हो, किसी अन्य नदी में ना मिलता हो। क्या कहा मैंने, कि वो नदी जिसका पानी सीधे बह के समुद्र में जाता हो या तो किसी खाड़ी में जाता हो, जैसे बे ऑफ बंगाल और इधर खंभात की खाड़ी, तो इनको क्या कहते हैं, हम इन नदियों को क्या कहेंगे, मुख्य नदी कहेंगे। अब मुख्य नदी का जो तंत्र है उसी को हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। अर्थात वो नदी किन किन नदियों को अपने अंदर समेट कर, किन किन नदियों का पानी अपने अंदर समेट कर समुद्र में गिरा रही है या तो किसी खाड़ी में गिरा रही है, उसी को हम कह देते हैं उसका पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम। तो गंगा का ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है गंगा का। ठीक है। गंगा में आपका पूरा का पूरा चंबल का पानी जाता है यमुना के सहारे, बेतवा का जाता है और टोंस का जाता है, सोन का जाता है। तो उत्तर मध्य प्रदेश की, यानी
विंध्याचल के उत्तर में जितनी नदियां हैं सब के सब किस में जाता है, गंगा में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सारा का पानी, उत्तर मध्य प्रदेश का सारा पानी गंगा में जाता है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो गंगा का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हो गया। आ गई बात समझ में। अब मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इसका कारण दो है, इसके दो कारण हैं। एक तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ठीक। अब बहुत सारी नदियां तो निकलती हैं, अब ये बहुत सारी जो नदियां हैं कोई नहीं ठहरती मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार से एक बेटी नहीं ठहरती अपने मायके में, उसकी विदाई हो जाती है उसके ससुराल में, ठीक उसी प्रकार से नदियों की भी विदाई हो जाती है, या तो दूसरे राज्य में, या तो दूसरे राज्य की मुख्य नदी में, या तो दूसरे राज्य की मुख्य नदी के साथ कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, या तो खंभात की खाड़ी में चली जाती हैं, ठीक। या तो स्वयं जैसे नर्मदा वगैरह जाके सीधे चली जाती हैं खंभात की खाड़ी में, जैसे ताप्ती हो गई। अर्थात पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश का पानी है मध्य प्रदेश में रहता ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, और लैंड लॉक्ड स्टेट होने के कारण कोई समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है। तो समुद्री सीमा नहीं है तो इन नदियों का पानी कहाँ जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है, फिर दूसरे स्टेट से पूरा का पूरा पानी कहीं और चला जाता है। अर्थात मध्य प्रदेश का पानी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो और मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियों का मायका कहला जाएगा मध्य प्रदेश। बाकी सारे राज्य जो हैं ससुराल कहलाएंगे, ठीक। तो ये नदियों का मायका है। अब क्या है, गंगा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसका अपवाह तंत्र है 2,02,070 किलोमीटर। 2,02,070 किलोमीटर ये क्या है, गंगा का अपवाह तंत्र है। इसके बाद नर्मदा का अपवाह तंत्र दूसरा अपवाह तंत्र है, तीसरा हो गया ताप्ती, चौथा हो गया गोदावरी, पांचवा हो गया माही, और छठा हो गया महानदी। तो नर्मदा भी हो गया आपका सेकंड लार्जेस्ट, पहला हो गया गंगा, दूसरा हो गया नर्मदा, तीसरा ताप्ती, चौथा आपका गोदावरी, पांचवा महानदी, और छठा आपका महानदी, पांचवा है माही। माही और महानदी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कुल मिला के आपको ये याद करना है कि 6 नदियों का प्रवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में, 5 का नहीं, ठीक है। हम धीरे धीरे कर चलेंगे, आराम से चलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ज्ञान को निकालने में जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में व्यापम की परीक्षाएं हो गई, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और जेल पहली जैसी परीक्षाओं में तो नदियों से भर भर के सवाल आते हैं। कभी पूछ लेता है कि कौन सा शहर नदियों के किनारे है, या फिर इस नदी के किनारे कौन सा शहर है, या फिर ये नदी किस बांध, कौन सा बांध बनाती है, किस अभ्यारण्य से गुजरती है, किस जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है, कौन सी मंदिर कौन से नदी के किनारे है, ऐसे वगैरह वगैरह तरह तरह के सवाल। कहाँ से निकलती है, कहाँ को मिलती है, किसकी सहायक है, किसकी नहीं है, तरह तरह के सवाल बनते हैं नदियों से। इसलिए नदियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में हम पूरी की पूरी नदियों को केवल जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है, ठीक है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका एक फ्रेम बन जाएगा। अब हम सीधे के सीधे नदियों में आते हैं। तो जो गंगा का अपवाह तंत्र था, पूरा उत्तर मध्य प्रदेश का पूरा पानी, यानी विंध्याचल के उत्तर का पूरा पानी चला जाता है आपके किसमें, गंगा में। आपको पता है मैंने जो एक बेसिक वीडियो बनाया था, पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो मध्य प्रदेश का मानचित्र का, उसमें संपूर्ण अध्ययन करा दिया था। उसमें पर्वत पठार क्या क्या कहाँ है, कैसे हैं, किसका ढाल कहाँ है, क्योंकि नदी एक बहता हुआ जल है, नदी कुछ नहीं है। जियोग्राफी की बात करें तो नदी एक बहता हुआ जल है, और बहता हुआ जल केवल उधर की ओर बहेगा जिधर की ओर ढाल पाएगा, है ना। हम यहाँ पानी डालेंगे तो इधर की ओर बहेगा, इधर की ओर ना बहेगा, क्योंकि ढाल जिधर है उधर की ओर ही बहेगा, ठीक है। उसी प्रकार नदियों का हाल है। तो ये पहाड़ पर्वत है, इधर विंध्याचल फैला हुआ है, यहाँ से हम पूरा चले जाएं तो विंध्याचल फैला हुआ है, इधर नीचे सतपुड़ा फैला हुआ है, तो उधर का पानी पूरा गंगा में चला गया, नीचे का पानी पूरा गोदावरी में चला गया, और जो बीच में फंसा हुआ पानी है खंभात की खाड़ी में चला गया, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कौन सी नदी कहाँ से निकलती।
तो शुरुआत कर देते हैं अमरकंटक से। अमरकंटक बहुत अच्छा स्थान है। अमरकंटक की ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, ये मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। अब अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। पहली जो बड़ी नदी हो गई नर्मदा हो गई, दूसरी सोन हो गई, तीसरी जो आपकी जोहिला हो गई। अब नर्मदा, सोन और जोहिला की कहानी तो आप सुने होंगे। पुराणों में कहा जाता है कि नर्मदा और सोन की दोनों की प्रेम कहानी थी। ठीक है, दोनों बचपन में पैदा हुए, अमरकंटक में दोनों पैदा हुए, नर्मदा भी पैदा हुई और आपकी सोन भी पैदा हुई। दूसरी बात, सोन जो है नदी नहीं है। सोन जो है ना, सोन नदी नहीं है, ये नद है। ठीक, नद है। नद मतलब नदी का पुरुष। नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, और नद क्या है आपका, मेल है, और ये फीमेल है। तो नद मतलब नदी का मेल वर्जन है। तो सोन क्या है, आपकी पुरुष है, स्त्री नहीं है। अब पूरे भारत में 3 ही ऐसी नदियां हैं जो पुरुष कही जाती हैं। एक तो आपकी सोन हो गई, दूसरी ब्रह्मपुत्र हो गई, और तीसरी सिंधु हो गई। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और आपकी सोन, ये क्या है, पुरुष नदियां कहलाती हैं। अब इन दोनों का जन्म, नर्मदा और सोन का जन्म अमरकंटक की पहाड़ियों में हुआ। दोनों खेल कूद कर आपस में बड़े हुए, धीरे धीरे युवा हुए, दोनों में प्रेम हुआ। अब क्या हुआ, अब जब दोनों की प्रेम कहानी उफान पे थी तो कौन आ गई इन दोनों के बीच में, जोहिला आ गई। जोहिला एक नव युवती थी, बढ़िया सुंदर कन्या थी जोहिला नाम की, जो नदी भी आगे चलकर बनेगी। तो जोहिला आ गई दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या डाल दी, फूट डाल दी। अब जोहिला को देखकर जो आपका सोन है नर्मदा को धोखा दे दिया, और नर्मदा को धोखा देके जोहिला के चक्कर में पड़ गया, उसके प्रेम प्रसंग में पड़ गया, उसकी खूबसूरती को देख के बहक गया। अब जो जोहिला के साथ चला गया तो नर्मदा को पता चला कि सोन ने मुझे धोखा दे दिया। तो नर्मदा ने उस दिन से रोकर सोन का साथ छोड़ दिया, और सोन बहने लगी पूर्व दिशा में, और उसके उल्टा बहने लगी आपकी नर्मदा। तो सोन बहने लगी पूर्व दिशा में, चली गई गंगा की ओर, और उसी के साथ साथ जोहिला चली गई, क्योंकि जोहिला और सोन का आपस में मिलन हो गया। अब नर्मदा चली गई इधर, ठीक, पश्चिम की ओर, इसीलिए कहा जाता है नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। ऐसी पौराणिक कहानियां हैं, पर जियोग्राफिकल रूप से नर्मदा की मजबूरी है पश्चिम की ओर बहना। क्या सही है क्या नहीं। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा रो रही है, और कल 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 बहता पानी आज भी उसकी तटों में टकरा कर रोता है। आप कभी नर्मदा का रोना सहना, बहुत विरह वेदना में है नर्मदा, काफी धोखा दिया है सोन नदी उसको। ठीक है, अब इसके बाद हम जो चलते हैं, बता देते हैं कि अमरकंटक से निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाती है। इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अंदर 1077 है। बाकी अन्य कहानियां हम इसकी बाद में पढ़ेंगे, है ना। शक्कर, तवा, इसकी जो सहायक नदियां हैं इनकी कहानी भी पढ़ेंगे। इधर सोन चली जाती है, आपकी गंगा में मिल जाती है। मैं नक्शा बता रहा हूँ, केवल आपको मध्य प्रदेश का मानचित्र बता रहा हूँ, जो पढ़ना जरूरी है और आपके दिमाग में फ्रेम बन जाएगा। इधर आपकी सोन है। सोन की जो सहायक नदी है जोहिला, उसकी प्रेम प्रसंगिनी जो कहानी में आ गई थी विलन बन के, तो सोन है। सोन की जो सहायक नदियां हैं गोपद और रिहंद है, और सोन का पानी चला जाता है नर्मदा आपका उसमें गंगा में। सोन का पानी चला जाता है गंगा में। ठीक, अब ये नदी हो गई। इसकी अन्य कहानियां हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं हम चंबल की। तो ये है आपकी चंबल नदी। अब चंबल जो नदी है, ये है, आप पहले जान लीजिए, ये पूरी की पूरी क्या है, चंबल नदी है ना। आप देखेंगे कि इधर ये चंबल नदी जो है जाके यमुना में मिल जाती है। इटावा के पास एक सिडौस ग्राम है, उसमें मिल जाती है आपकी चंबल। तो इधर आपका राजस्थान है, ये पूरा का पूरा राजस्थान है, ये राजस्थान है, और इधर आपका यूपी पड़ जाता है। तो मध्य प्रदेश से निकलकर ये राजस्थान में जाती है। फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की, देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भी सीमा बनाती है। तो ये दोनों की सीमा बनाती है। कहा जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा
क्या बनाती है, चंबल नदी। तो चंबल नदी महू के पास से निकलती है जाना पावा पहाड़ी से। जाना पावा की जो ऊंचाई है 854 मीटर है। जाना पावा की जो पहाड़ी है भगवान परशुराम से संबंधित है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, हम डिटेल से बात करेंगे। चंबल की एक कहानी को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चंबल की सारी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो चंबल की सहायक नदियां हैं आपकी, जैसे देवास से निकलती है काली सिंध, इंदौर से निकलती है काकड़ी बल्ली से क्षिप्रा, और गंभीर, तो गंभीर आपकी जो है वहीं से निकलती है जाना पावा से, तो गंभीर में मिल जाती है क्षिप्रा, क्षिप्रा मिल जाती है चंबल में, और चंबल मिल जाती है आपकी यमुना में। ठीक है। इसके अलावा जो पार्वती है वो भी चंबल की सहायक नदी है। कूनो नदी है शिवपुरी पठार से निकलती है, वो भी चंबल की सहायक नदी है। अब सिंध नदी, सिंध नदी को कहा जाता है कि चंबल की सहायक नदी है कई किताबों में, लेकिन सिंध नदी क्या है वास्तव में, किसकी सहायक नदी है, यमुना की नदी। तो सिंध नदी जो कि आपके विदिशा के सिरोंज के पास से निकलती है, यहाँ पर एक विदिशा है आपके, यहाँ से सिंध निकलती है और ये डायरेक्ट जाके यमुना के पास निकलती है। अब जहाँ यमुना में सिंध मिलती है और जहाँ यमुना में आपकी चंबल मिलती है, उनके बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए कई किताबों में दिखा देता है कि ये जाके उत्तर प्रदेश में चंबल के साथ मिल जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। इधर आपकी माही का प्रवाह तंत्र हो जाता है, ये भी आपको पता है। शेष कहानी हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरी कहानी हम बताएंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं बेतवा की। तो बेतवा का पानी जाता है यमुना में। बेतवा जो रायसेन के पास से निकलती है और आपकी यमुना में जाके मिल जाती है। बेतवा की ही सहायक नदी है धसान। धसान जाके बेतवा मिलती है और बेतवा पूरे का पूरा पानी गिरा देती है यमुना में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है, यहाँ से आपकी लगभग कटनी के पास से निकल जाती है आपकी कौन सी नदी, केन नदी। और केन नदी का पानी जाता है यमुना में। केन नदी का पानी जाएगा यमुना में। ठीक है। और यहीं आपके सतना से निकल जाती है टोंस नदी। टोंस का एक और नाम है टमास, है ना, जो बार बार उसमें बाढ़ लाती है त्योंथर के पास। तो टोंस का पानी जहां जाके इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाता है। तो गंगा में मिलने वाली जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं टोंस है और सोन है। ठीक है। इसके बाद हम और कहानियां बात कर लेते हैं। आपकी जो और नदियां हैं जैसे बेन गंगा हो गई। बेन गंगा निकलती है सिवनी से और जाती है गोदावरी में मिलने चली जाती है प्राणहिता बनकर। ठीक है। गोदावरी इधर से छिंदवाड़ा के पास से निकलती है। सतपुड़ा रेंज है ये पूरी की पूरी। तो सतपुड़ा रेंज में ही ये सबकी सब नदियां निकलती हैं, क्योंकि सतपुड़ा के दक्षिण की जितनी नदियां हैं सबके सब कहाँ जाएंगी, गोदावरी में जाएंगी। मेरे दोस्त मेरे भाई आप बोर मत होइए। बोर हो जाते हैं तो मुझे दिक्कत हो जाती है पढ़ाने में। बोर मत होइए, पूरी की पूरी कहानी धैर्य से सुनिए, एकदम शांति से सुनिए और अच्छा लगेगा। देखिए कितनी अच्छी कहानी में सुनाया। इस कहानी को आप दिमाग में बैठा लीजिए। सोन और जोहिला की, सोन और जोहिला के बीच में कौन आ गई थी, नर्मदा, या फिर नर्मदा और सोन के बीच में आ गई थी जोहिला। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं कौन सही है, या फिर नर्मदा सही है, या फिर सोन सही है, या फिर जोहिला। आप सोचते रहिए। ठीक है। शायद कुछ ना कुछ किसी न किसी की गलती रही होगी तभी धोखा मिला है। तो सिवनी से निकलती है बेन गंगा और छिंदवाड़ा से निकलती है आपकी पेंच नदी। छिंदवाड़ा से ही सतपुड़ा के रेंज से, और छिंदवाड़ा से ही निकलती है कान्हन नदी। अब ये जो कान्हन नदी है, पेंच नदी है, जो आपस में मिल जाती हैं, फिर इन दोनों का पानी बेन गंगा में चला जाता है। फिर बेन गंगा का और आपकी वर्धा नदी जो उधर आपकी कहाँ से आती है, महाराष्ट्र में आती है। तो महाराष्ट्र के पास ये वर्धा और बेन गंगा का संगम हो जाता है, जो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। फिर ये प्राणहिता नदी किस में मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाता है। इधर पूरा का पूरा क्या है आपका गोदावरी नदी सिस्टम है, या गोदावरी का ड्रेनेज सिस्टम है, या फिर यहाँ गोदावरी का अपवाह तंत्र है। मेरे दोस्त मेरे भाई चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब ये जो है आपका बैतूल है, बैतूल से निकलती है आपकी ताप्ती नदी, जो बुरहानपुर दर्रे से महाराष्ट्र की ओर जाती है। फिर इसके बाद खंभात की खाड़ी गुजरात में चली जाती है। मेरे दोस्त मेरे भाई आप ये चीज जरूर सोचिए कि इधर का पानी पूरा दक्षिण में जाएगा और इधर का पानी पूरा उत्तर में जाएगा, क्योंकि क्या है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इधर क्या और आपकी कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है।
अब पहाड़ है, जैसे मान लीजिए मैं पहाड़ हूं, तो इधर इस कंधे से जो नदी निकलेगी, इस कंधे से जो पानी बहेगा, यदि मैं यहाँ पर पानी डालूं तो इस बाईं ओर बहेगा, और इधर जो पानी डालूंगा तो ये दाईं ओर बहेगा। ठीक है, तो इन दोनों का पानी आपस में बट जाएगा, दोनों अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। इसी तरह जो आपके विंध्याचल का पानी है, तो विंध्याचल का पूरा पानी उत्तर में चला जाता है, और विंध्याचल को जो दक्षिण का पानी है पूरा का पूरा नर्मदा में चला जाता है। इसीलिए नर्मदा की ढेर सारी सहायक नदी हो जाती है। तो विंध्याचल से कई सारी नदी निकल के नर्मदा में मिलती है, और फिर नर्मदा उस पूरे के पानी को पहुंचा देता है गुजरात के खंभात की खाड़ी में। यही हाल सतपुड़ा का है। तो सतपुड़ा के जो बाएं तट की नदी है, सतपुड़ा के बाएं तट यानी सतपुड़ा के दक्षिण में जो नदी का है, वो पूरा का पूरा पानी ले जाती हैं गोदावरी में। जितनी नदियां सतपुड़ा के दक्षिण में निकलेंगी, यहाँ पर सतपुड़ा फैला हुआ है, ठीक है, तो सतपुड़ा का पूरा दक्षिण का पानी चला जाएगा गोदावरी में, और सतपुड़ा के दाएं का यानी सतपुड़ा के उत्तर का पूरा पानी चला जाता है नर्मदा में। तो नर्मदा में इस तरफ का भी पानी आएगा, इस तरफ का भी पानी आएगा। इसलिए नर्मदा की कहा जाता है 41 सहायक नदियां हैं ज्ञात रूप से। तो 41 सहायक नदी किताबों में मिलती है, लेकिन और सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये मध्य प्रदेश की अपवाह तंत्र का मात्र एक इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक वीडियो है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा नदियां हैं, जो पूरी की पूरी जो नदियां हैं, उन सबको एक एक करके उठाऊंगा और एक एक करके विस्तार से पूरी कहानी सुनाऊंगा। पुराणों की भी बातें करूंगा मैं, और उसकी ज्योग्राफी की भी बात करूंगा मैं, उनके पर्वत पठारों की भी बात करूंगा, उनके किनारे बसे हुए शहरों की बात करूंगा, उनमें बनी हुई परियोजनाओं की बात करूंगा, उनमें बने हुए मंदिरों की बात करूंगा। तो सारा का सारा डाटा मैं आपको दे दूंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में, हमेशा स्वागत है, ठीक है। और अभी हम विदा लेते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई, बाकी कुछ नहीं हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।